एक इंसान है जो जिस एक फर्म है और उस फर्म में ना तो वो कोई काम कर रहा है अपनी तरफ से, ना उसने उस फर्म में कोई पैसा लगाया है, ना ही वो उस फर्म को जो भी प्रॉफिट हो रहा है, उस बिजनेस को जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसमें अपना हिस्सा ले रहा है, तो भी वो बोलता है कि वो उस फर्म का पार्टनर है, साझेदार है। कैसे? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय एलएलबी क्लासेस। और एलएलबी लॉ के जो कमर्शियल लॉ पेपर है, कमर्शियल लॉ का यूनिट 1 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन के आंसर का फॉर्मेट, उसमें कौन कौन से कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, कौन कौन से केस आपको इंक्लूड करना है, कौन सी धारा लिखनी है और किस तरह से कंक्लूड करना है ताकि आपका एक आंसर, परफेक्ट आंसर तैयार हो जाए। इसको आप नोट डाउन करिएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको इस ऑडियो क्लास को ध्यान से सुनना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया पिछले कुछ सालों में? क्वेश्चन पूछा गया, डिफाइन होल्डिंग आउट पार्टनर्स। वेपदेशन द्वारा भागीदार की परिभाषा दीजिए। व्हेन अ पर्सन कैन बी हेल्ड लाइबल एज सच अ पार्टनर। कब एक व्यक्ति इस रूप में उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? ऐसे दायित्व का आधार क्या है? व्हाट इज द बेसिस ऑफ सच लाइबिलिटी? संक्षेप में व्यपदेशन के सिद्धांत की व्याख्या करें। एक्सप्लेन ब्रीफली द डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट। इज देयर एनी एक्सेप्शनल टू दिस डॉक्ट्रिन? क्या इस सिद्धांत का कोई अपवाद भी है? ये क्वेश्चन पिछले कई सालों में सारी यूनिवर्सिटीज़ में पूछे गए हैं। नाउ अब हम इसके आंसर पे आते हैं। तो इसके आंसर के शुरुआत करने से पहले मैंने जो स्टार्टिंग में बताया, आप अपने दिमाग में उस चीज़ को लेकर के बैठिए। एक एक इंसान है जिसने ना पैसा लगाया, ना काम कर रहा है, ना प्रॉफिट में हिस्सा ले रहा है, तो भी वो पार्टनर है। क्यों? क्योंकि ये है निरूपण का सिद्धांत। इसी सिद्धांत को बोलते हैं एस्टोपेल के सिद्धांत, यानी, और ये दिया गया है साझेदारी अधिनियम, पार्टनरशिप एक्ट की धारा 28(1) में। कौन सी धारा है? धारा 28(1). अब इस सिद्धांत में कहा क्या गया है तो वो आप नोट डाउन कर लीजिए। इस सिद्धांत में कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति अपने लिखित या मौखिक कथन द्वारा, या तो उसने लिख के दिया है या मुंह से बोल के दिया है, या अपने आचरण द्वारा ये दिखाता है कि, या जानबूझ के ऐसा दिखाता है कि वह किसी फर्म में भागीदार है, तो ऐसी दशा में वह उस फर्म के भागीदार के रूप में किसी भी व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी होगा जिसने किसी ऐसे प्रदर्शन पर विश्वास करके उसको ऋण दिया है। तो ये अर्थहीन है कि वह व्यक्ति जिसने अपने भागीदार होने का प्रदर्शन किया है या जिसके भागीदार होने का प्रदर्शन किया गया है, उसे यह जानकारी है या नहीं है कि वह प्रदर्शन ऐसे ऋण देने वाले व्यक्ति तक पहुंच गया है। मतलब एक व्यक्ति ने अपने मुंह से बोले गए शब्द या लिखित रूप से ये अनाउंस कर दिया, ये बता दिया, ये दर्शा दिया है कि वो इस फर्म में भागीदार है, तो मतलब कि वो भागीदार है, पार्टनर है, और अब उसको जो भी ऋण मिल रहा है, जिसने ऋण दिया, उसको भी ये बात पता है। नाउ वेपदेशन के सिद्धांत की शर्तें क्या है? एसेंशियल कंडीशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होल्डिंग आउट क्या है? ये धारा 28(1) में है। तो इसमें कुछ शर्त है जिसको पूरी करना जरूरी है अपने आप को पार्टनर, होल्डिंग आउट यानी वेपदेशन के सिद्धांत के अंतर्गत पार्टनर बताने के लिए। सबसे पहले है निरूपण, रिप्रेजेंटेशन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन। ये इस सिद्धांत को लागू होने की पहली शर्त है। जिस व्यक्ति को प्रदर्शन के सिद्धांत के आधार पर उत्तरदायी ठहराया जाना है, उसने अपने को फर्म के भागीदार के रूप में खुद प्रदर्शित किया हो, चाहे वो प्रदर्शन लिखित हो, चाहे वो मौखिक हो, चाहे उसके आचरण द्वारा हो, उसके आचरण के आधार पर अनुमानित हो। तो प्रदर्शन तब होगा जब उस व्यक्ति ने फर्म के कारोबार में अपने नाम का प्रयोग होने दिया हो। मान लो कोई बिजनेस चल रहा है और उसने अपने आचरण द्वारा ऐसा कुछ किया कि उसके भी नाम का यूज उस बिजनेस में होने लगा। जैसे कि क है, क का परिचय ख से कराते समय च ने यह कहा कि यह मेरा साझेदार है, जबकि असलियत यह है कि क साझेदार है ही नहीं और क चुपचाप खड़ा होकर सुन रहा है। तो क साझेदार के रूप में दायी हो गया क्योंकि उसने निरूपण के सिद्धांत के आधार पर इस चीज को चुपचाप रह करके भी सहमति दे दी। तो ये क्या है? प्रत्यक्ष माना गया। इसमें आप केस लिखिएगा कर्कवुड बनाम। ये वाद क्या है? तो इसमें प्रतिवादी है चिदम, वो एक मक्खन विक्रेता है और उसने स्मिथ को अपना नौकर बनाया, नौकर नियुक्त किया और एक दुकान किराए पर लेकर स्मिथ एंड कंपनी के नाम से कारोबार शुरू कर दिया। वादी कर्कवुड के कारोबार के कुछ माल इस कंपनी को दिए और जब फर्म प्रतिवादी को भुगतान ना कर सकी तो उसने चिदम और स्मिथ दोनों पे वाद दायर कर दिया। निर्णय हुआ कि दोनों ही दायी हैं, क्योंकि चिदम इस कारण दायी था क्योंकि कारोबार का वास्तविक स्वामी था और स्मिथ निरूपण सिद्धांत के आधार पर दायी ठहराया गया। तो क्या हो गया? यहाँ पर दोनों दायी हो गए। दूसरी शर्त क्या है? कि निरूपण पर विश्वास कर ऋण दिया गया हो।
यहाँ पर वादी को इस मिथ्या निरूपण की जानकारी होनी चाहिए कि उसने इस निरूपण पर विश्वास करके ही फर्म को ऋण दिया है। बाद में वो इस बात पे पलट नहीं सकता है कि मुझे पता नहीं था। उसने उस पर विश्वास किया है कि ये पार्टनर है, तभी उसने ऋण दिया, चाहे उसके मौखिक रूप से एक्शन से, चाहे उसके लिखित रूप को पढ़ करके। वास्तविकता तो यह है कि जब तक किसी बाहरी व्यक्ति के निरूपण की जानकारी नहीं हो तो फर्म को ऋण नहीं देता है, और इस प्रकार निरूपण किए जाने से उसे कोई क्षति नहीं पहुंचती है। तो व्यपदेशन का सिद्धांत और निवृत्ति यानी रिटायरमेंट। अगर कोई साझेदार किसी साझेदारी फर्म से इस्तीफा देता है तो और उसकी सार्वजनिक सूचना कंपलसरी है उसको देना, क्योंकि जब तक वो सार्वजनिक सूचना पब्लिक नोटिस नहीं देगा तब तक उसकी इस्तीफा जो है वो नहीं माना जाएगा और वो फर्म से जुड़ा हुआ माना जाएगा। व्यपदेशन के सिद्धांत के आधार पर यही कहा गया है। इसमें एक वाद है स्कार्फ बनाम जार्डाइन, जिसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कहा कि कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करे तो उसकी पब्लिक नोटिस जरूर दी जाए, नहीं तो साझेदार फर्म के दायित्वों के लिए दायी होता रहेगा। अब अगला क्वेश्चन, एक्सेप्शन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट। व्यपदेशन के सिद्धांत के अपवाद कौन कौन से हैं? तो पहला अपवाद है कि मृत साझेदार। जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है, किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है, तो उसका संबंध साझेदारों की हैसियत से टूट जाता है। और मृत्यु कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जिसका पब्लिक नोटिस दिया जाए, और मृत्यु के बाद व्यपदेशन के आधार पर मृत साझेदार की संपत्ति पर दायित्व नहीं आ सकेगा। यह धारा 28(2) में इसका मतलब यही दिया गया कि जहाँ किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने के बाद पुराई फर्म का नाम कारोबार चालू रखा जाएगा, वहाँ उस नाम का निरंतर प्रयोग और उसके भाग के रूप में मृत साझेदार के नाम का प्रयोग स्वतः उसके विधिक प्रतिनिधि या उसकी संपत्ति को फर्म द्वारा उसकी मृत्यु के बाद किए गए किसी कार्य के लिए दायी नहीं बना सकता है। दूसरा अपवाद है निष्क्रिय साझेदार। निष्क्रिय मतलब जो कोई काम ही ना करता हो। निष्क्रिय साझेदार उसको कहते हैं जो साझेदार की हैसियत से जाना ही ना जाता हो, उससे वह साझेदारी कारोबार में भाग ही नहीं लेता है। निष्क्रिय साझेदार का फर्म के ऋणों के प्रति दायित्व उतना ही है जितना कि सक्रिय साझेदार का। भले आप काम ना करो, लेकिन अगर आप पार्टनर हो और फर्म में कोई भी ऋण लिया है तो आपका परसेंटेज जितना एग्रीमेंट में है आप उतने भागीदार होगे। अगर वो छुट्टी ले लेता है, कोई एक साझेदार, कोई एक पार्टनर जो अवकाश ग्रहण कर लेता है, और तो बाकी साझेदार अपना काम करना नहीं रोक सकते हैं। तीसरा है दिवालिया साझेदार। तो जब कोई साझेदार दिवालिया हो जाता है तो उसकी साझेदारी समाप्त हो जाती है, चाहे फर्म विघटित हो या जारी रहे। जिस दिन कोई साझेदार दिवालिया हो गया उसी दिन से उसकी जायदाद, उसके स्टेट फर्म के किसी कार्य के लिए दायी नहीं होंगे, चाहे वो सार्वजनिक सूचना दी गई हो चाहे ना दी गई हो। दिवालिया घोषित होना मृत्यु की तरह ही स्वमेव एक बड़ा तथ्य है और सार्वजनिक सूचना से बढ़ के है। चौथा है दुष्कृति या टॉर्ट्स। ये सिद्धांत दुष्कृति के मामलों में लागू नहीं होता है, क्योंकि इसका आधार है कि प्रतिवादी यह उसके प्रतिनिधि को ऋण देता है। दुष्कृति में मुकदमा दायर करने का अधिकार तब होता है जब कोई प्रतिवादी के प्रति कोई दुष्कृति करता है और ऐसा संविदा के अंतर्गत नहीं होता है, तो दुष्कृति में निरूपण पर विश्वास कर ऋण देने का प्रश्न उठता ही नहीं है। तो बेसिकली इसमें जो फैक्ट थे वो हमने क्या क्या दिया है। फैक्ट में मैंने कुछ धाराएं बताई हैं जो कि धारा 28(1) है, 28 से शुरू है। कुछ केसेस बताए जैसे कि कर्कवुड बनाम चिदन एंड स्मिथ का वाद, और इसके बाद है दूसरा केस आपको मैंने बताया है स्कार्फ बनाम जार्डाइन वाद बताया। इन दो केस को ज़रूर लिख लीजिएगा। और पॉइंट में आपको क्या क्या नोट डाउन करना है। व्यपदेशन द्वारा भागीदारी में पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट में सबसे पहले आपको धारा 28(1) के अनुसार आपको ये लिखना है कि ऐसा भागीदार होता कैसा है। दूसरा आपको लिखना है उसके आवश्यक शर्तें कौन सी हैं, जैसे कि रिप्रेजेंटेशन, निरूपण के बारे में लिखना है, निरूपण पर विश्वास करके ऋण दिया गया हो। और व्यपदेशन के सिद्धांत के अपवाद में एक तो मृत साझेदार हो, निष्क्रिय साझेदार, दिवालिया साझेदार और दुष्कृति यानी टॉर्ट्स के। और कंक्लूजन में व्यपदेशन के सिद्धांत का सबसे इम्पॉर्टेंट उदाहरण देना आपको वाग बनाम कार्वर नामक वाद में मिलता है। ये आप सिर्फ लिख भी दीजिएगा कंक्लूजन में तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। इसका डिटेल जानना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैं आपसे इसका डिटेल शेयर कर दूंगी वाग बनाम कार्वर जो वाद है उसके बारे में। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन पार्टनर बाय होल्डिंग आउट कंप्लीट हो गया। बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, कुछ थोड़े से फैक्ट हैं, बस आप उसको फॉर्मेट अच्छे से करके लिखना है। एग्जाम के लिए एक बेसिक सा स्ट्रक्चर तैयार कर लीजिएगा ताकि इजीली आप रिवीजन कर सकिए, और इस ऑडियो क्लास को बार बार सुनिएगा तो आपको लर्न भी हो जाएगा। कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और ढेर सारी क्लासेस चैनल के प्लेलिस्ट पे उसे ज़रूर देखिएगा। और अगर तो आप क्या करिएगा, मुझे जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फॉलो कर लीजिएगा।
बाकी के शुरुआत के जो क्वेश्चन हैं आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा या वीडियोस में जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। बस आपको उस ऑडियो क्लास को सुन करके एक स्ट्रक्चर बनाना है, कीवर्ड्स लिखने हैं, धाराएं लिखनी है, वाद कौन कौन से हैं वो लिख करके उसका एक कीवर्ड बगल में लिखने ना, ताकि उस वाद का रिलेटेड केस क्या था वो स्टोरी आपको याद आ जाए। और कंक्लूजन हमेशा अपना सेल्फ थॉट देना है। सेल्फ थॉट हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, मतलब जो आपने निष्कर्ष लिखा है वो पॉजिटिव निष्कर्ष होना चाहिए। चाहे तो कुछ एग्जाम्पल दे करके या कोई वाद का हवाला दे करके आप अगर कंक्लूड करते हैं तो बहुत ज़्यादा नंबर मिलते हैं। तो ये जो सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम होते हैं ना यूनिवर्सिटी के, ये एक्चुअली में आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आपको 5-5 पेज लिखने की प्रैक्टिस नहीं करनी होती, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रक्चर को बार बार रिवीजन करना होता है, एक क्लास को बार बार सुनना होता है, ताकि वो जो क्रम है ना, वो जो फ्लो है वो टूटे ना, और आप उसी क्रम में आंसर को लिखिए। उस क्रम में अगर आप आंसर लिखते हो, उस पॉइंट वाइज आंसर लिखते हैं, धाराएं और मतलब फैक्ट और कंसेप्ट दोनों का मिक्सचर जो होता है वो एक परफेक्ट आंसर तैयार करता है। तो क्वेश्चन कोई भी हो, क्वेश्चन के 3 हिस्से होते हैं। पहले क्वेश्चन को तीनों हिस्सों में बांटिए, उन तीनों हिस्सों को ही आप अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखिए। अब आपको इसके अलावा कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह गया हो तो नीचे ज़रूर पूछिएगा। सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि इससे सारी क्लासेस की अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। और मेरी क्लासेस आपको कैसी लगती है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।